हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बोली और उपभाषा। हम समझेंगे कि बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, एक दूसरे से वो कैसे अलग है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बोली किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, बोली जो है कि समान शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यानी कि भाषा, हम तो जानते हैं कि ये बहुत विशाल क्षेत्र होता है भाषा का, लेकिन जो बोली है वो एक वर्ग विशेष में बोली जाने वाली, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली होती है। मतलब भाषा का ही एक रूप होता है, ठीक है। तो वो एक वर्ग विशेष में या क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के रूप को ही क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। नेक्स्ट पर समझते हैं कि भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जबकि छोटे छोटे क्षेत्रों में एक ही भाषा के बहुत से रूप सुनाई पड़ते हैं। इन्हीं रूपों को ही बोली कहते हैं। अब हम तो जानते हैं कि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जबकि छोटे छोटे क्षेत्रों में एक ही भाषा के बहुत से रूप सुनाई पड़ते हैं, एक ही भाषा के। जैसे कि मैं उदाहरण दे रही हूँ, हिंदी है, तो हिंदी क्या है, एक भाषा है, ठीक है ना। इस हिंदी भाषा के भी बहुत से रूप हैं। कुछ क्षेत्रों में ब्रज बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में, यानी कि एक वर्ग विशेष में बोले जाने वाली भाषा का ही एक रूप है। इन्हीं रूपों को ही हम क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि जो भाषा होता है उसका क्षेत्र उसकी बोली की तुलना में बहुत बड़ा होता है। यानी कि हम ये सरल रूप से कह सकते हैं, जो भाषा है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और जो बोली है वो अपेक्षित एक वर्ग विशेष में बोली जाने वाली होती है, उसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। बोली का संबंध भाषा के मौखिक रूप से होता है। यहाँ पे जो है बोली जो होती है, जो वर्ग विशेष में बोली जाने वाली होती है, जो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो बोलियाँ होती हैं, उसका संबंध जो है भाषा के मौखिक रूप से होता है। मौखिक रूप से मतलब कि भाषा, कोई भी भाषा है उसका तो व्याकरण होता है, ठीक है, लेकिन जो बोली है वो एक वर्ग विशेष में बोली जाती है, तो इसीलिए भाषा का मौखिक रूप ही कहलाता है बोली। इसका प्रयोग समानता बोलचाल में ही किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि बोली से है, यानी कि बोली का जो प्रयोग होता है वो समान रूप से हम आम बोलचाल की भाषा में ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोली होती है वो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। यहाँ पे हम अपनी सुविधा के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कुछ शब्दों को अपने हिसाब से परिवर्तित भी कर लेते हैं बोली में, जबकि भाषा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन बोलियों का भी एक लिखित और अलिखित व्याकरण होता है, ठीक है। किसी भी भाषा की बोलियों का साहित्य इस भाषा के ही साहित्य मानी जाती है। अब यहाँ पे हम व्याकरण की ओर, हम इसमें व्याकरण की बात की गई है। यहाँ पे जो बोलियाँ हैं उन कुछ ऐसी बोलियाँ हैं जिसका लिखित और अलिखित, यानी वो लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में उसका व्याकरण भी होता है। क्यों व्याकरण होता है? क्योंकि भाषा की जो बोलियों का जो साहित्य होता है, एक तरह से हम कहते हैं कि वो जो बोली है उस भाषा का ही साहित्य है, ठीक है ना। कि जिस भाषा की हम बात करें, जिसकी बोलियाँ हैं, बेसिकली जो होता है उस भाषा का ही इतिहास होता है, उसका इतिहास होता है। इसीलिए बोलियों का भी कभी कभी लिखित और अलिखित व्याकरण उपलब्ध होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ बोलियाँ ऐसी होती हैं जिसका लिखित और अलिखित व्याकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। बोलियों में समान रूप से साहित्य रचना नहीं होती। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो साहित्य रचना होती है, जिसमें गद्य और पदों की रचना होती है, वो केवल भाषा में होती है। लेकिन जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, यहाँ पे जो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो बोलियाँ हैं, जो भाषा का जो एक रूप है, उसमें समानता साहित्य की रचना नहीं होती है, यानी इसमें कोई भी गद्य या पद नहीं लिखे जाते हैं। अगर इस बोलियों में गद्य या पद की रचना हो जाती है तो वो हमारा किस में आ जाता है, वो हमारा उपभाषा में आ जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ बोलियों की। तो बोलियों में क्या है कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी साहित्य रचना नहीं होती है। अब हम आते हैं उपभाषा की ओर, ठीक है। अब उपभाषा क्या है? क्योंकि अभी हमने सारी बोलियाँ समझ ली, क्योंकि बोलियाँ जो हैं वो क्षेत्र विशेष में एक बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा है, उसका रूप जो है, उसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी क्या है, हमारे देश के हर कोने में हिंदी बोली जाती है। लेकिन जो ब्रज है, अवधी है, मगही है, हरियाणवी है, ठीक है। तो इस तरह की जो बोलियाँ हैं वो एक क्षेत्र विशेष में, एक वर्ग विशेष में बोली जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि बोलियाँ किस कहते हैं। अब हम आते हैं उपभाषा की ओर। अब उपभाषा में क्या है स्टूडेंट? पहला पॉइंट है, जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वो बोली उपभाषा कहलाने लगती है। अभी हमने क्या पढ़ा बोली में? हमने बोलियों में पढ़ा था कि बोलियों में समान रूप से साहित्य की रचना नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब उन बोलियों में किसी भी तरह की साहित्य रचना होने लगती है, जैसे कि गद्य की रचना हो गई या पद की रचना हो गई, तब वो बोली क्या हो जाता है, उपभाषा में परिवर्तित हो जाता है। तब हम उस बोली को उपभाषा बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कब कौन सी बोली उपभाषा का स्थान ले ले, कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे उपभाषा में क्या है कि कोई भी बोली जो किसी भी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, वो कब उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है, अपना लेती है, ये कोई नहीं कह सकता। क्योंकि जो बोलियाँ समान रूप से एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना विकास करके उसमें बहुत सारी रचनाएं जब होने लगती है तो वो बोली जो है उपभाषा में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि कब कौन सी बोली उपभाषा का रूप ले ले, उपभाषा का स्थान ले ले, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं।
मैथिली, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मगही, मालवाड़ी, गढ़वाली, हरियाणवी इत्यादियाँ बोली हैं। अब ये सारी जो हैं, जो भी मैंने नाम बताया गिनाया है, ये सारी जो हैं ये बोलियाँ ही हैं। बहुत सारी ऐसी बोलियाँ होती हैं जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ठीक है। तो वो सब क्या है, बोलियाँ हैं। लेकिन साहित्य रचना के बाद वह उपभाषा बन जाती है। लेकिन जब इन बोलियों में जितनी भी बोलियाँ होती हैं, उस क्षेत्र विशेष का जो भाषा का रूप होता है, बोलियाँ होती हैं, उस बोलियों में जब साहित्य की रचना होने लगती है, किसी भी प्रकार की जो रचना होने लगती है, चाहे वो गद्य की हो या पद्य की हो, तो वो उपभाषा का रूप ले लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, हिंदी की खड़ी बोली। जिसने आज हिंदी भाषा के मानक रूप को ग्रहण कर लिया है, वह पहले मात्र एक बोली थी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हिंदी भाषा की बात की जा रही है। इस तरह बहुत सी भाषाएं हैं, हम यहाँ पे हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा में जो हिंदी की खड़ी बोली है, जिसने आज हिंदी भाषा का मानक रूप ले लिया, यानी कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली में बहुत सारे गद्यों की रचना होने लग गई, बहुत से पदों की रचना होने लग गई। तो ये आज क्या होगी, आज के समय में जो ये खड़ी बोली है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत आ गई है, ठीक है। तो वो उसका मानक रूप ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, जो खड़ी बोली थी, पहले जब इसमें किसी भी तरह की कोई रचना नहीं हुई थी, तब वो खड़ी बोली क्या थी, एक तरह की बोली थी, यानी एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली एक बोली थी मात्र, ठीक है। जैसे ही उसमें रचनाएँ होने लग गई, तो वो क्या हो गई, वो हमारे जो हिंदी भाषा है उसके मानक रूप को उसने ग्रहण कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सी जो बोलियाँ हैं, जैसे कि ब्रज हो गया, अवधि हो गया, ये सब क्या है, धीरे धीरे बोलियों से आगे बढ़ करके उपभाषा का रूप प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि ये जो जितने भी हमने देखा, इसमें बहुत सी साहित्य रचनाएं होने लगे। ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, मगही भाषा में, भोजपुरी भाषा में, ये सारी ये सारी जो बोलियां हैं, ब्रज, अवधी, मगही, ये जो बोलियां हैं, इसने अपना विकास करके, धीरे धीरे अपना विकास करके इसमें बहुत से साहित्य रचनाएं होने लगी। बहुत से कवित्रियों ने गद्य और पद्य की रचना कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वो बोली से आगे बढ़ करके उपभाषा का रूप ग्रहण कर चुकी है। तो यही अंतर है बोली और उपभाषा में। बोली क्या है, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली है, जिसमें कि साहित्य रचना नहीं होती है। लेकिन जब इसी बोली में साहित्य रचना आरंभ हो जाती है, तो वो उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। तो यही अंतर है बोली में और उपभाषा में। तो आपको बोली और उपभाषा, अभी तो हम सारे बोली और उपभाषा समझ गए हैं, सारे पॉइंट को समझ गए हैं। अब यहाँ पे जो बोलियाँ हैं, कुछ बोली जैसे ब्रज हो गया, अवधी हो गई, मगही हो गया, ठीक है, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया। तो इसमें बहुत सारी रचना, जैसे कि ब्रज में जो सूर्य सागर की रचना हुई है, जिसको कि सूरदास ने लिखा है। तो ये क्या है, ये एकमात्र बोली ही था। ब्रज भाषा क्या है, ये बोली था। लेकिन जब इसमें सूरदास जी ने सूर्य सागर की रचना की, तो वो क्या हो गई, बोली से उपभाषा में परिवर्तित हो गई। इसी तरह अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई, जिसको कि तुलसीदास ने किया था। ये तो एक तरह से बोली ही थी। अवधी क्या है, वो बोली ही है। लेकिन जब जैसे ही इसमें रामचरितमानस की रचना हुई, तुलसीदास ने की, तो वो क्या हो गई, उपभाषा का रूप ग्रहण हो गया। तो इसी तरह बहुत सारी बोलियाँ होती हैं जो क्षेत्र विशेष के में बोली जाने वाली होती है। जैसे ही उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो वो उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है, ठीक है। यहाँ मैंने सारे आपको पॉइंट बता दिए हैं।